नमस्कार, जय हिंद। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के इतिहास के बारे में। दोस्तों, शाकंभरी अजमेर के चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए, जो इतिहास में दल पुंगल, विश्व विजेता, राय पिथौरा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला और हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इन्हीं पृथ्वीराज सम्राट का जन्म अहिलपाटन, गुजरात में विक्रम संवत 1223 ज्येष्ठ मास की द्वादशी को होता है। और अगर सन की बात की जाए तो 1166 ईस्वी को इनका जन्म होता है। दोस्तों, इनके पिता सोमेश्वर और इनकी माता का नाम कपूरी देवी था। इनके पिता की मृत्यु, सोमेश्वर की मृत्यु इनके 11 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। और इनकी माता कपूरी देवी एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से राज्य का संचालन किया था। और उसी समय राज्य के संचालन में कदम्बवास, जिन्हें हम कैमास भी कह सकते, वे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी संचालन में बड़ी भूमिका निभाई थी और राज्य के मुख्यमंत्री कहो या फिर प्रधानमंत्री कहो, वे थे। और भुवनमल नाम से एक सेनाध्यक्ष था, इन्होंने भी एक अंगरक्षक के रूप में इन्होंने भी एक भूमिका निभाई थी। दोस्तों, पृथ्वीराज को प्रारंभिक काल में आने वाली कठिनाइयों से सुरक्षित रखने का कार्य भुवनमल और कदम्बवास ने किया था। तो आप सभी का स्वागत है आगे की इस कड़ी में। दोस्तों, बात करेंगे इनके साथ क्या क्या कठिनाइयां आई और इन्होंने किस किस संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े और अंतिम तक इनका समय कहां पर बीता, और आखिर इतिहास के पन्नों में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से क्यों लिखा गया। दोस्तों, 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने राज कार्य अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि 1177 में तो सोमेश्वर की मृत्यु होती है और उस समय इनकी माता और कदम्बवास ने राज्य को संभाला। और उसके बाद 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने राज कार्य अपने हाथों में लिया। इस समय चौहान राज्य की सीमाएं उत्तर में तो थानेश्वर से और दक्षिण में जहाजपुर हम कह सकते हैं मेवाड़ तक फैली हुई थी। दोस्तों, राजारोहण के समय से ही ये बाल्यावस्था में थे और पृथ्वीराज तृतीय को बाह्य और आंतरिक जो भी शत्रु थे उसका संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ये बाल्यावस्था में थे। और वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, चौहान राज्य की उत्तरी सीमा पर कन्नौज के गैडवाल वंश का शासन था और इसने भी काफी दुखी किया था इन्हें। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने अपने शत्रुओं का दमन करते हुए सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया। जो चचेरा भाई था नागार्जुन, उसका दमन किया दोस्तों 1178 ईस्वी में। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कदम्बवास ने। और आगे चलकर इन्होंने भंडानकों का दमन किया। और भंडानक जो थे सतलज प्रदेश से आए हुए थे और ये गुड़गांव और हिसार के आसपास निवास करने वाली जाति थी भंडानक। और भंडानकों का दमन इन्होंने 1182 ईस्वी में किया। और दोस्तों, चंदेलों का दमन भी इन्होंने 1182 में किया। उसके बाद चालुक्य और चौहानों में भी कुछ समय के लिए संघर्ष रहा था। और प्यारे साथियों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चौहान और गहडवालों का संघर्ष भी काफ़ी हद तक जो है ऊंचा रहा था, चर्चा का विषय रहा था। और जयसन, जो कि इनका बड़ा करीबी और जो है खतरनाक घातक जो शत्रु था, क्योंकि संयोगिता का पिता था जयचंद और संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय लेकर आए थे। और दोस्तों, ये छोटी सी कहानी संयोगिता का जो कथानक है, ये प्रेम कहानी अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं तराइन के युद्धों की। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उससे पहले थोड़ी सी ये बात करेंगे कि हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज के द्वारा गौरी को 7 बार पराजित करना बताया गया। लेकिन ध्यान रहे, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है और चंद्रबरदाई इनके खास मित्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। पृथ्वीराज रासो में बताया गया कि गौरी को 7 बार पृथ्वीराज ने हराया था। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने ये उल्लेख किया है कि ये छोटे बड़े झगड़े थे और जो था झगड़ा, जो बड़ा युद्ध था, वो तराइन का युद्ध था, जो कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे। दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया। पहले तो अपन स्टोरी जानते हैं।
देखिए 1191 में मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद मतलब सरहिंद जिसे आप भटिंडा कह सकते हैं, भटिंडा पर कब्जा कर वहां के किले को काजी जियाउद्दीन को दे दिया था। सरहिंद का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के निकट था, मतलब भटिंडा का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के निकट था, जिससे चौहान राज्य को खतरा हो सकता था। साथ ही पृथ्वीराज भी भटिंडा पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसलिए पृथ्वीराज ने अपने सामंत जो कि दिल्ली का गवर्नर था गोविंदराज और सेनापति खांडेराव के साथ गोरी को खदेड़ने हेतु सरहिंद की तरफ भेजा। मोहम्मद गोरी को भी इसकी सूचना मिली। उसने आगे बढ़कर मुकाबले करने का निश्चय किया और ये युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के तराइन या फिर हम कह सकते हैं तोरायण मैदान में 1191 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज की सेना के मध्य भयंकर युद्ध होता है और तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। और दोस्तों दिल्ली के गवर्नर सूबेदार गोविंदराज वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और मोहम्मद गोरी को घायल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये होती है कि मोहम्मद गोरी को सकुशल वहाँ से ले जाया जाता है उसकी के सैनिकों द्वारा और यहाँ पर उसको उसका पीछा नहीं करती है अपने पृथ्वीराज चौहान की सेना। और इस प्रकार से छोड़ देना, शत्रु को इस प्रकार से छोड़ देना, अन्य काफ़ी इतिहासकारों ने ये शैथिल्य कहा, मतलब कि ये सही नहीं है, ऐसा कहा कि परास्त शत्रु को छोड़ देना ये अपने साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग रक्षक काजी जियाउद्दीन को भी बंदी बनाकर अजमेर ले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको भी कुछ धनराशि देकर जो है गजनी भेज दिया था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की अंतिम विजय थी और जबकि मोहम्मद गोरी की ये भारत पर दूसरी पराजय मानी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की ओर। कैसा रहा था आखिर, कैसे हारे थे द्वितीय युद्ध में और ये राय पिथौरा विश्व विजेता कैसे हार गए थे इसी मोहम्मद गोरी से। दोस्तों प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की बड़ी अपमानजनक हार हुई थी और इस हार से वो काफ़ी दुखी था। 1 वर्ष तक सैनिक इकट्ठे करने और आक्रमण की तैयारी करने में ये जुटा रहा। आखिर में लाहौर और मुल्तान के मार्ग से होते हुए वापस उसी मैदान में आ धमका जहां से 1191 में करारी हार मिली थी। दोस्तों अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन हसन निजामी लिखता है कि भारत आते वक्त ये है ना पृथ्वीराज चौहान को पत्र व्यवहार करता है, लाहौर पहुंचते वक्त ये पत्र व्यवहार करता है और पत्र में ये लिखता है रुग्नदीन हमजा को भेजकर ये पत्र व्यवहार में ये लिखता है कि मैं तो अपने भाई का सेनापति हूँ। किसको? पृथ्वीराज चौहान को लिखता है कि मैं तो अपने भाई का सेनापति हूँ और युद्ध की अपेक्षा संधि को अच्छा समझता हूँ, इसलिए मैंने एक दूत अपने भाई के पास भेजा है। जो ही उसका आदेश प्राप्त हो जाएगा मैं वापस गजनी लौट जाऊंगा। पृथ्वीराज ने गोरी के दूत की बात पर विश्वास कर लिया। और दोस्तों अब आगे की कहानी ये है कि पृथ्वीराज तृतीय और वे अपने मुख्य सैनिकों के साथ तराइन, जहां पर उनको जगह दी गई, तराइन पहुंचे। तो थोड़ी सेना के साथ वहां पर तराइन के मैदान में पहुंचे। एक तरफ पृथ्वीराज की सेना संधि के भ्रम में रात भर आनंद मनाती रही, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी ने अपने 40,000 अश्वारोही सैनिकों को 10-10 हजार के 4 दस्तों में चारों दिशाओं में राजपूत सेना पर आक्रमण करने के लिए रख दी थी। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने अपने कुछ पैदल सैनिकों को रात भर अपने तंबुओं के बाहर आग जलाते रहने का भी आदेश दिया ताकि उसको पता ना चले, कि पृथ्वीराज चौहान को पता ना चले। और दोस्तों गोरी की सेना आक्रमण के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। सुबह जब राजपूत सेना इधर उधर थोड़ी बहुत हुई तो तुर्कों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए हमले से राजपूत घबरा गए और धीरे धीरे जो है राजपूत सेना पर जो ये तुर्क सेना जो थी ये भारी पड़ने लगी थी। लेकिन एक बार पुनः जो है प्रयत्न किया गया, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तब तक जो है राजपूत सेना पर एक बार पुनः तुर्की सेना ने एक और टुकड़ी से हमला करवाया गया और उस समय जो है ये राजपूत सेना ये भीषण प्रहार नहीं झेल पाई।
पृथ्वीराज युद्ध भूमि से पलायन कर सिरसा की ओर लौटे, लेकिन यहाँ पर उनके पीछे मोहम्मद गोरी के सैनिक दौड़े और उनको पकड़ लिया गया और इस प्रकार शाकंभरी अजमेर के चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई और अजमेर में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज के निधन के बारे में अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग कथन हैं, लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो क्या होता है, पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदई लिखते हैं उनके अनुसार तो गोरी जो है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी लेकर जाता है। पृथ्वीराज गोरी के दरबार में पहुंचा तो गोरी ने उसकी अपनी निगाहें नीचे झुकाने के लिए कहा था। पृथ्वीराज ने अपनी निगाहें नीचे नहीं झुकाई तो गोरी ने उसकी आंखें फुड़वा दी। उसी समय पृथ्वीराज का दोस्त चंद बरदई फकीर के वेश में अपने दोस्त से मिलने गजनी गया। शब्द भेदी बाण के लिए अवगत कराया कि सुल्तान पृथ्वीराज चौहान जो है ये शब्द भेदी बाण जानते हैं, अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। तब गोरी ने कहा कि अगर इतना ही शब्द भेदी बाण में निपुण है तो मुझ पर चला के देखें और बताइए। शब्द भेदी बाण चलाने के लिए वो तैयार हो गए, दरबार लगाया गया और चंद बरदई ने उस समय एक दोहा बोला, किसके लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए। जब तीर कमान हाथ में थी तब बोले, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये जो प्रमाण, ये दूरी जो बताई उसके हिसाब से इन्होंने तीर चला लिया और वो शब्द भेदी बाण जो है वो कहाँ पर गया, गोरी की छाती पर गया। इसके बाद चंद बरदई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कटार से हत्या की और स्वयं ने भी फिर आत्महत्या की। ये हमें जानकारी मिलती पृथ्वीराज रासो से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पृथ्वीराज चौहान का अंत होता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी काबुल गजनी में बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अगर बात करें तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के समीप बना हुआ है, उसी पहाड़ी पर, तारागढ़ पहाड़ी पर। दोस्तों इस प्रकार से अजमेर के चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट का अंत होता है और इन्हें हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं। इन्होंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, इन्होंने अपनी उदारता को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा और इन्होंने कभी शत्रु को अलग युद्ध स्थल के अलावा कभी शत्रु को किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाया। ये हिंदुओं के लिए इसीलिए सम्राट कहलाए। उम्मीद एवं आशा है कि आपको आज की ये हिस्टोरिकल वीडियो शानदार लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अब अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस हिंदू सुल्तान के लिए, हिंदू राय पिथौरा के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।